Hello students, first of all welcome to all of you in the third session of the chapter 1, that is collection of data. Students, in our last two sessions we understand the difference between the primary data and secondary data. We also aware about the different methods of collecting primary data. Particularly there are three different kinds of inquiry, or we can say methods. The first one is the direct inquiry, second is indirect inquiry, and the third one is a questionnaire method. In questionnaire method also we already understand that how should be our questionnaire, means which character should be there into the questionnaire in our last sessions. मतलब कि questionnaire के अंदर ऐसा क्या होना चाहिए कि जो आपका questionnaire जो है उसको आइडियल बना सके, है ना. सो वो हमने ऑलरेडी देख चुके. बट नाउ इट इज़ क्वेश्चन दैट हाउ वी कैन यूज़ दिस questionnaire. वी आर मेकिंग द questionnaire, ओके, बट अभी इसको यूज़ कैसे करना है वो भी है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो as per concept of questionnaire, we have two different methods. That is, one, you can post this questionnaire, or this questionnaire can be taken up by the enumerators. So these two methods which we are going to discuss today, its merits and its demerits along with its basic concepts. Okay, so let's starting with the first one, that is the postal method. So in postal method, what we have to do in this method, the questionnaire is sent to the respondents by post. यहाँ पे जो क्वेश्चन आपने बनाया हुआ है उसको आप लोग भेज रहे हो, पर उसको कैसे भेज रहे हो? बाय पोस्ट. And when you send this by the post, what important things which you have to put in your post, that along with the questionnaire, a covering letter requesting the respondents to give information is also sent. मतलब क्या क्या भेजना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है ना ये मेथड तभी जाके इफेक्टिव होगा जब हम लोग उसको पूरा फॉलो करें. सिर्फ क्वेश्चन सेंड करने से ये मान लेना कि वो वापस आएगा, उसके चांसेस बहुत ही कम है. So what we should have to do along with the questionnaire, what we have to send along with the question is very most important. As stated in the second point, that covering letter which requesting the respondents to give information is also sent. आपको सबसे पहले कवरिंग लेटर भेजना पड़ता है, डेफिनेटली वो साथ में ही जाएगा, बट वो क्वेश्चन है फिल करने से पहले जो रिस्पोंडेंट है वो जो आपका कवरिंग लेटर है वो पढ़ेगा. अभी कवरिंग लेटर के अंदर होता क्या है, तो वो उसके अंदर रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि हमको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं होता, उसके साथ साथ में जो इन्वेस्टिगेटर है उसका इंट्रोडक्शन होता है, साथ में पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी भी दिया होता है कि पर्पज़ क्या है, ये जो हम लोग आपके पास से जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पज़ क्या है, ठीक है. और साथ में एक अश्योरेंस देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू विल बी कॉन्फिडेंशियल. वो पूरा सीक्रेट रहेगा, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सीक्रेट रहेगा और उसका कोई भी मिसयूज होगा नहीं. ये इन्फॉर्मेशन भी हमको कवरिंग लेटर के अंदर देनी पड़ती है. एक और चीज़ वो होता है टाइम लिमिट. दोस्तों, इन्फॉर्मेशन का डायरेक्ट रिलेशन है उसके टाइम के साथ है ना. अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन उसके टाइम के बाद मिले तो कोई वैल्यू नहीं है. सपोज मान लो कि मैं आपको ये बताऊँ कि कल रिलायंस की जो शेयर है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको बतानी है ताकि आप लोग आज परचेस करके उसको कल बेच सको, ठीक है. अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता था आपको देनी है, बट मैंने कल की आज की जगह मैं आपको परसों दूँ तो क्या इसका कोई वैल्यू है? उसका नहीं है, क्योंकि तब तक जो उसका टाइम था वो निकल चुका है. सो टाइम लिमिट उसके अंदर देना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट इज़ योर एनवेलप शुड बी आपको जो एनवेलप मेन एनवेलप है जिसके अंदर क्वेश्चन दे रख रहे हो उसके साथ में एक ब्लैंक एनवेलप जाना चाहिए. ये ब्लैंक एनवेलप क्यों जाना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए वो बताता हूँ. आपका जो ब्लैंक एनवेलप है वो इसके लिए देना है ताकि वो क्वेश्चनर फिल करके वो ब्लैंक एनवेलप के अंदर रखेगा और वही एनवेलप आपको पोस्ट कर देगा. अभी जब ये काम करना है तो आपका जो एनवेलप ब्लैंक एनवेलप है उसके ऊपर आपका एड्रेस भी होना चाहिए और उसके ऊपर जो भी चार्ज का स्टैम्प लगता है वो स्टैम्प भी होना चाहिए, क्योंकि वो खर्चा वो नहीं बियर करेगा. डेफिनेटली ही इज़ अ इंफॉर्मेशन गिवर. इट डिड नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू. वो उसको नहीं चाहिए, वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपके लिए क्यों खर्चा करेगा? तो वो नहीं करेगा. इसके लिए आपको ये प्रिपरेशन करके ही एनवेलप भेजना चाहिए. So these are the basic important things which you should have to do
which we should have to send along with the questionnaire. Okay. Now, then sometimes a gift is sent with the questionnaire to encourage the respondent to the answer the questions. जब आप लोग कोई स्पेशल नॉलेजेबल पर्सन के पास से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो ना, तो उसके नॉलेज की वैल्यू करते हुए या फिर किसी इंपॉर्टेंस थिंग्स की जब वैल्यू करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक गिफ्ट भेजते हैं उसका इंपॉर्टेंस समझाते हुए। इससे दो चीज़ें होती है, एक तो उसको पता है कि ये इस चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो डिटेल में देंगे, और दूसरा कि वो जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए एंकरेज होंगे कि उन्होंने भेजा है तो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग को साथ में क्या करना पड़ता है, गिफ्ट सेंड करना पड़ता है। ठीक है, एक कंपलसरी में नहीं आता है, बट जब आप लोग ये सारे स्टेप्स करते हो ना तो उसकी वैल्यू और उसका जो रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन है पोस्ट के थ्रू भेजते हो ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर उसका डिमेरिट है तो वो उसका रिस्पॉन्स रेशियो है। आपने 100 लोगों को क्वेश्चन है भेज दिया, तो क्या ये गारंटी क्या है कि 100 के 100 लोग आपको वापस उसका रिप्लाई करेंगे? तो वो जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा उतना ज़्यादा बेटर है, और उसके लिए ही हम लोग को ये सारे स्टेप लेने पड़ते हैं। क्लियर? ओके, now move to the next slide and we are going to see one by one that which are the merits of the postal method. Okay, let's start from the first one, that this method is convenient to get information from a large area. What you have to actually do, you just have to send the questionnaire by the post, और वो आप लोग एक दिन में 10,000, 1,000, 10 लाख कितने भी लोगों को भेज सकते हो, क्योंकि आपको बस पोस्ट में पोस्ट ही करना है और कुछ करना नहीं, किसी को मिलना नहीं है जाके। बाकी का काम पोस्टल डिपार्टमेंट अपने हिसाब से करेगा विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़ और 4 डेज़। सो विद इन 2, 3, 4 या 5 डेज़ के अंदर आप लोग 1 लाख लोगों तक वो पोस्ट पहुँचा सकते हो, है ना। तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो क्वेश्चन है, तो वहाँ तक इजीली पहुँच ही जाता है। सो दिस मैथड इज़ वेरी कन्वीनियंट व्हेन योर area is too much large. Okay, the second one is that if satisfactory cooperation is available from the respondents, reliable information can be obtained in less time. The condition is there that if the satisfactory cooperation is available, then and then only we can collect the information from different parts of the country or the world in a very short time. Okay, then this is the best method for obtaining information from educated and responsible persons. सी स्टूडेंट्स, जो एजुकेटेड पर्सन्स है ना, वो उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे, है ना। तो वो आप लोग को रिप्लाई करे, उसके चांसेस अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा इसके लिए भी है, क्योंकि अनएजुकेटेड पर्सन को पता ही नहीं कि आपने क्या भेजा है उसको। सो जहाँ पे एजुकेटेड पर्सन्स है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स है, वो इसका रिप्लाई आपको करने के चांसेस ज़्यादा है। जो अनएजुकेटेड है उसको तो पता ही नहीं कि आपने क्या भेजा है, तो उसके पास रिप्लाई आने के चांसेस ना के बराबर है। ओके, सो जहाँ पे एजुकेटेड पर्सन या लोकेलिटी ज़्यादा है, वहाँ पे आप लोग ये मेथड का यूज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्लियर? नाउ गवर्नमेंट कैन ऑब्टेन द डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन बाय लीगल कंपल्शन। अगर गवर्नमेंट लीगल कंपल्शन लगा दे तो इस मेथड के थ्रू गवर्नमेंट भी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कलेक्ट कर सकती है, बट वहाँ पे से बताया लीगल कंपल्शन शुड बी देयर, अदरवाइज नो वन इज़ रेडी टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। ओके, कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों देगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द डीमेरिट्स ऑफ पोस्टल मेथड्स। ओके, सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो दैट इज द मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इलिटरेट पर्सन। द पर्सन हु इज ऑलरेडी इलिटरेट, ही डजंट नो दैट व्हाट यू हैव सेंड, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपने क्या सेंड किया हुआ है, उसको पता ही नहीं कि इसके साथ क्या करना है। उस चीज़ के उस केस के अंदर आपका ये मेथड कंप्लीटली बेकार है ना, क्योंकि इस मेथड के थ्रू आपको कुछ रिजल्ट मिलने नहीं वाले। ठीक है, then second one is that the success of the method depends upon the cooperation of the respondents. Generally such cooperation is not available. Students, always remember that no one want to give any personal information to anyone. फ्री में कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन किसी को क्यों दे, है ना। तो कोई भी चाहता नहीं है, और ये हम लोगों को ये पता है कि जब भी आप लोग किसी के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो आप लोग को एक नॉन कोऑपरेशन देखने को मिलता ही है।
मतलब वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार होते नहीं है। ओके, सो ये एक लिमिटेशन है, क्योंकि ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिस्पोंडेंट के ऊपर। आपने जैसे क्वेश्चन है आपने भेज दिया, उसके बाद जो पूरा काम करना है ना वो रिस्पोंडेंट को करना है, कि वो क्वेश्चन को फिल करे, बाद में उसको एनवेलप के अंदर डाले, फिर आपको पोस्ट करे। ये पूरी प्रोसीजर करनी किसको है, रिस्पोंडेंट्स के ऊपर। अब रिस्पोंडेंट्स ही कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप लोगों का एनवेलप वहीं तक अटक जाएगा, उसके नेक्स्ट प्रोसेस में जाने वाला नहीं है। ओके, then sometimes the respondents return the questionnaire either blank or not properly filled up. Some questionnaire are at all not written. तो ये हम लोगों को पता है, ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है हम लोगों ने। और इसके दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो हाफ क्यों फिल्ड है, उसका रीज़न ये है कि उसको हो सकता है, देखो उसने फिल करना चालू किया, इसका मतलब ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, बट फिर भी उसने हाफ ही फिल क्यों किया, उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, ठीक है, और वो किसको पूछेगा, क्योंकि ये तो पोस्ट के थ्रू आया है। अगर एन्यूमेटर्स वहाँ पे होता तो उसको पूछ सकता था कि इसका मतलब क्या है, या इन्फॉर्मेशन एक्चुअली क्या लेना चाहते हैं हमारे पास से। इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल इफ एन्यूमेटर्स इज देयर, बट दिस मेथड इज इन विच वी आर पोस्टिंग द क्वेश्चन है, इन दैट केस दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर द रिस्पोंडेंट्स। सो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन छोड़ देगा वो। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि वो इन्फॉर्मेशन वो शायद नहीं देना चाहता हो, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जैसे कि आपकी इनकम कितनी है या फिर आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग नहीं देना चाहता हो, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल मैटर होती है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं देना चाहता हो तो आपका जो क्वेश्चन है जो है वो हाफ फिल्ड आएगा। और दूसरा कि अगर टोटल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसा ही वहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन है कभी भी वापस आने वाला नहीं है, बिकॉज वो अपने पास ही रख देंगे या तो वो डस्टबिन में चला गया होगा, ठीक है। सो ये दो कुछ रीजंस हो सकते हैं और ये डिमेरिट्स है पोस्टल मेथड्स के। दैन जनरली पीपल आर प्रिपेयर टू गिव इन्फॉर्मेशन ओरली बट दे आर रिलेक्टेंट टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप किसी के पास उसको इनकम पूछोगे, वो ओरली बता देगा कि मेरी इतनी इनकम है, क्योंकि ओरली कोई प्रूफ नहीं होता, रिटर्न इज़ अ प्रूफ। जब भी आप लोग किसी चीज़ को रिटर्न में लिख के देते हो तो वो क्या बन जाता है, प्रूफ, जिसको बाद में कोई और यूज़ कर सकता है, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। इन दैट केस हम लोग को तो ये क्या करना है, क्वेश्चन है फिल करना है, मतलब वो ओरली तो हो नहीं पाएगा, उसको तो आपको टिक करना है या तो फिर कोई रिटर्न में लिखना है नंबर्स के अंदर, तो ये पूरा रिटर्न वर्क हो जाता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम the respondents never want to give any information in written, particularly about the incomes and properties. So in that case this method is little bit uncomfortable for getting the information from the respondents. Okay, it is not possible to verify whether the information given is correct or not. आपने जो information collect की है वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही तरफ से काम हुआ था, रिस्पोंडेंट्स की तरफ से ही पूरा काम हुआ है, उसने बस आपको क्वेश्चन देखा और आंसर लिखे, ना कोई काउंटर क्वेश्चन हुआ है। और जब तक काउंटर क्वेश्चन नहीं करते आप लोग उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना ये तो, कि जब तक आपने काउंटर क्वेश्चन नहीं किया है वो कैसे आप लोग को वेरीफाई आपको कैसे कर पाओगे। और ये जब पोस्ट के थ्रू होता है तो काउंटर क्वेश्चन करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ डिमेरिट्स है। एंड the next dimension is the success of method depends upon the framing of questionnaire. If the question is not properly framed, requisite information cannot be obtained. स्टूडेंट्स सपोज मान लो कि सारे जो आपके, ये बहुत ही रेयर होता है बट हम लोग मान लेते हैं कि सारे जो भी रिस्पोंडेंट्स है वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर अगर आपका क्वेश्चन ही ठीक से नहीं बना हुआ है, उसका ही अंदर ही जो क्वेश्चन होने चाहिए वो ठीक से नहीं बने हैं, तो आप लोग जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे उसके बेस के ऊपर आप लोग कुछ और डिसीजन ले पाओगे नहीं। मतलब कि वो पूरा का पूरा डिपेंडिंग किसके ऊपर है इस मेथड के अंदर, क्वेश्चनर के ऊपर। तो अगर क्वेश्चनर के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन फ्रेम किए हुए इसके अंदर वो अगर सही नहीं होंगे तो आप लोग सही इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। Then sometimes information is not available because of incorrect address or postal irregularities. स्टूडेंट्स हम सब लोग पोस्टल इरेगुलरिटीज़ के लिए मतलब हमको कहीं ना कहीं इसका एक्सपीरियंस किया ही होता है,
ठीक है। पर्टिकुलरली जब गवर्नमेंट के थ्रू ये सारे काम होते हैं तो ये और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। जो रक्षाबंधन में जो राखी भेजी है वो भाई बीज के दिन मिलती है। सो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है एक पर्टिकुलरली पोस्टल एरिया के लिए वो इतना ज़्यादा हम लोग उसके ऊपर ट्रस्टेबल नहीं है कि उसके ऊपर हम लोग आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सके। सो उसके अंदर एक टाइम वाला कि टाइम इश्यू होता है कि जिस टाइम पे होना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँचा, और दूसरा वो कई बार लूज़ कर देते, मतलब कि जहाँ पे वो पहुँचाना चाहिए वहाँ पे नहीं पहुँचाते और वो उनके पास से ही खो जाता है। सो ये दो डर वहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये हम सब लोगों को पता है कि हमारी गवर्नमेंट के कुछ डिपार्टमेंट उतनी एक्यूरेसी के साथ काम नहीं करते जितने प्राइवेट में करते हैं, ठीक है। अगर ये प्राइवेट में होता है तो शायद उसके हम लोग और जो लिमिटेशन है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकंड मेथड ऑफ क्वेश्चनर, दैट इज क्वेश्चनर थ्रू एन्यूमरेटर्स। Our first method is questionnaire by post, and this is the second method, that is questionnaire through enumerators. Now, in postal method of getting information through questionnaire, the respondent gives answer in the questionnaire. Because of the non-response of the respondents, certain difficulties may arise in obtaining information by पोस्टल मेथड। तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि पोस्टल मेथड के अंदर कौन कौन से डीमेरिट्स थे, कौन कौन सी लिमिटेशंस थी। और स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखो, जहाँ पे लिमिटेशंस आती है ना वहीं पर नए ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो पोस्टल डिपार्टमेंट्स के पोस्टल जो मेथड था उसके जो डीमेरिट्स थे, वो डीमेरिट्स को देखते हुए हमने एक और मेथड ढूंढा जिसका नाम है क्वेश्चनर थ्रू एन्यूमरेटर्स। और ये क्या करता है, ये जो पोस्टल मेथड की जो डिफ़िकल्टीज थी उसको क्या कर देता है, रिमूव करता है। ओके, सो इन दिस मेथड एन्यूमरेटर्स पर्सनली अप्रोच द रिस्पोंडेंट विद द क्वेश्चनर एंड राइट द आंसर इन द क्वेश्चनर बाय आस्किंग देम डिफरेंट क्वेश्चन। क्वेश्चनर लेके जाता है एन्यूमरेटर्स और वो क्वेश्चन पूछ के क्वेश्चनर के अंदर वो इन्फॉर्मेशन खुद फिल करता है, ठीक है। ये बेसिक सा उसका कॉन्सेप्ट है। एन्यूमरेटर जाएगा पर्सनली अप्रोच करने के लिए, बट साथ में क्या लेके जाएगा, क्वेश्चनर, ठीक है। अभी इससे क्या होगा कि जब क्वेश्चनर लेके जब वो जाता है तो उसको उतने ही क्वेश्चन पूछने जितने क्वेश्चनर के अंदर है ना। सो सेकंड वन इज द एन्यूमरेटर्स आर प्रॉपरली एक्सप्लेन अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे एंड द डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चनर, दे आर गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर इस मेथड को पूरा अगर मैं बोलूँ तो वो टोटली डिपेंडेंट है एन्यूमरेटर्स के ऊपर। सो एन्यूमरेटर्स को अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग दी है, इन दैट केस वो अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है सर्वे करने का वो सामने वाले पर्सन तक सही तरीके से पहुंचा पाएगा। और अगर उसने वो पहुंचा दिया तो वो सही इन्फॉर्मेशन भी वहाँ से कलेक्ट कर पाएगा। ये पोस्टल मेथड के अंदर पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। आपने लिखा हुआ है, रिटन में लिखा हुआ है, बट रिटन वहाँ पे लिखा हुआ है वो, और जब सामने कोई बैठा फिजिकली जब आपको कुछ एश्योरेंस देता है, उन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है, ठीक है। बट अगेन इसके लिए आपके पास वेल ट्रेन एन्यूमरेटर्स होने चाहिए, कि जैसे मैंने बताया कि इसका पूरा डिपेंडेंस है वो किसके ऊपर है, एन्यूमरेटर्स के ऊपर। ओके, दिस एन्यूमरेटर्स पर्सनली मीट द रिस्पोंडेंट्स एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। So let's talking about the merits of questionnaire by enumerators method. This is the first one, that as the questionnaire are filled up by the enumerators, the chances of errors and getting incomplete informations reduce. स्टूडेंट्स, हमने अभी देखा कि पोस्ट के अंदर इंफॉर्मेशन देना चाहते फिर भी कुछ जगह मतलब ब्लैंक रह जाती थी। रीज़न क्या था उसका, कि क्योंकि या तो उसको पता नहीं चल रहा है या तो वो इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता है। अब ये दोनों डिमेरिट्स को कैसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये समझते हैं कि जब वो इन्फॉर्मेशन देना चाहता है पर उसको पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे चाहिए, इन दैट केस ही कैन आस्क द क्वेश्चन टू द एन्यूमरेटर एंड क्लियर हिज डाउट। Respondents could ask the question about his doubt and once it clear, वो एक बार क्लियर हो जाता है तो फिर वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। एंड सेकंड, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो उसको पता है पर उसको देनी नहीं है, तो वहाँ पे
जो एक वेल ट्रेंड इन्यूमरेटर्स होगा वो अपने स्किल यूज़ करके काउंटर क्वेश्चन पूछ के भी वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से निकाल सकता है। ठीक है, सो यहाँ से आपका क्वेश्चनर फील्ड नहीं होके आए इसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब इनकम्प्लीट आए उसके चांसेस बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं एज कंपेयर टू क्वेश्चनर बाय पोस्ट। ओके, देन रिलायबल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ वाइडर फील्ड। वाइडर फील्ड में यहाँ पे एक बार और बता दूँ, यहाँ पे क्यों रिलायबल लिखा है। रिलायबल का मतलब ये होता है क्योंकि पर्सन खुद जा रहा है वहाँ पे, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से जो लेके आएगा वो कैसा होगा, रिलायबल, क्योंकि पर्सन सामने बैठ के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आया है। सामने वाले को कुछ भी लिखने की परमिशन उसके अंदर उसने नहीं दी है ना, क्योंकि उसको सिर्फ बोलना है, लिखेगा ये, तो वो इन्फॉर्मेशन सही तरीके से है कि नहीं है वो सोच के वो उसके बाद ही लिखेगा एन्यूमरेटर्स। तो यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कैसी होगी, रिलायबल। और उसको कौन से क्वेश्चन पूछना है वो उसका फॉर्मेट रेडी है, तो वो ज़्यादा वाइड एरिया मतलब कवर कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादा लोगों से मिल पाएगा, क्योंकि उसके क्वेश्चन का फॉर्मेट फिक्स है कि उतने ही क्वेश्चन पूछने हैं और कुछ उसको करना नहीं है। तो वो जैसे हम लोग डायरेक्ट इंक्वायरी करते हैं उसमें आपका फॉर्मेट रेडी नहीं होता है, इसमें आपका फॉर्मेट रेडी होता है, उतने ही क्वेश्चन पूछो, बात खत्म, आपका जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी थी वो हो जाती है। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस है डायरेक्ट इंक्वायरी एंड क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर्स मेथड। नाउ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एज आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस आर ऑब्टेन। आपको जो इन्फॉर्मेशन पहले पॉइंट में हमने देखा कि आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, मतलब कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो फिल होके आएगा। थर्ड पॉइंट क्या दिखाता है कि वो अगर पूरा फिल होके आया है तो उसके बेस के ऊपर जब डिसीजन लेना चाहते हो या जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो वो किसी आएगी आपके पास कंप्लीट। द फोर्थ वन इज एक्सपीरियंस एंड एफिशिएंट एनिमेटर्स collect information in less time. They can also verify the reliability of the answer by asking the supplementary questions. As I told you कि एक्सपीरियंस और एफिशिएंट जो एनिमेटर्स होंगे ना, जो वेल ट्रेन होंगे, उनको टाइम कम लगेगा, क्योंकि उनको पहले से दे दिया कि these are the number of questions, you have to ask only these questions, no other detail required at all. ओके, सो इसकी वजह से उसकी स्पीड जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड सेकंड, as enumerators are physically present with the respondents, in that case he can ask the counter questions and check the reliability, and this increase the value of your answer। जो वहाँ पे जो आंसर दे रहे हैं ना उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है कि ये रिलायबल आंसर है, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा डिपेंडेंट रख सकते हो, उसको वेटेज ज़्यादा दे सकते हो, है ना। Okay, the next one is in the country like India where the proportion of illiterate persons is very large, this method is very suitable. Students, अभी आज के दिन के अंदर भी, आज के टाइम पे भी अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इलिटरेट है। एंड जब इतने सारे लोग इलिटरेट हो तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, इलिटरेट फॉर द इलिटरेट पर्सन क्वेश्चनर बाय पोस्ट मेथड इज नॉट यूजेबल एट ऑल। So in that case, if we want to collect the information, the second best option we have is the questionnaire by enumerators method. यहाँ पे पर्सन खुद जाता है, क्वेश्चन वो पूछेगा, वो जो ओरली आंसर दे रहा है उसको वो लिख लेगा, तो उसमें उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट्स अगर इलिटरेट भी है तब भी हम लोग उसके पास से वो डेटा या वो इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ठीक है। The next is when the questions require detailed understanding and are of complex nature, experience and trained enumerators obtain information by asking these questions in simple manner. They can also remove any doubt about the questions. Student, जो आपका जो सर्वे है उसका बेसिक नेचर ही अगर कॉम्प्लेक्स है कि उसको समझने में सामने वाले पर्सन को इतना इजीली समझ में ही नहीं आए, आप उसको पोस्ट कर दो तो एक एजुकेटेड पर्सन भी उसको नहीं समझ पाए, इन दैट केस हम लोगों को वहाँ पे कंपलसरी एन्यूमरेटर्स चाहिए। एक वेल ट्रेन्ड एन्यूमरेटर्स क्या करता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत ही सिंपल वे में समझाएगा वो। ठीक है, अभी इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि जब भी आप किसी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करनी हो, तो अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी को आपको पूरा पढ़ना है तो आपको कम से कम वो पॉलिसी पढ़ते पढ़ते आपको अगर सारे वर्ड एक बार पढ़ लो, मतलब पूरा जो पॉलिसी का जो स्टेटमेंट है वो पूरा पढ़ो, तो आपको कम से कम
4 से 5 दिन लगेंगे, और उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको समझ में भी नहीं आएंगे। जबकि जब इंश्योरेंस एडवाइज़र होता है, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, वो जब आपके पास आता है तो वही सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको हो सकता है कि आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर वो आपको एक्सप्लेन कर दे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है जिससे आप लोग ये डिसाइड कर सको कि आपको ये पॉलिसी लेनी है कि नहीं लेनी है ना। तो वहाँ पे क्यों ये इजी हो जाता है, अगर आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट तो दे दिया ही जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी, बट वो बहुत डिफिकल्ट है समझना, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर लिखे होते हैं जो सबको समझ में नहीं आते। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के अपने कुछ स्पेशल वर्ड्स भी है जो बाकी सारे लोगों को शायद फाइनेंशियल फील्ड में हो तब भी नहीं समझ में आए। तो यहाँ पे जब फाइनेंशियल एडवाइजर आपके साथ में है तो वो टर्म्स को वो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा सकता है। इन द सेम वे एन्यूमरेशन जब होता है तो ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को वो बहुत सिंपल तरीके से समझाएगा। इन द सेम एट द सेम टाइम्स इफ़ यू हैव एनी डाउट इन द माइंड ऑफ रिस्पोंडेंट्स देन ही कैन रिमूव दैट डाउट एंड collect correct information from him. Okay, now let's just watch the which are the demerits of questionnaire by enumerators methods. Okay, so this is the first one, that is the when the information is to be collected from the big area, quite a large number of enumerators are to be employed. This require more time and money. स्टूडेंट्स, अगर आपका एरिया बड़ा है तो मैं एक ही एन्यूमरेटर्स को वहाँ पे रखता हूँ तो वो उसमें होगा क्या, उसको वो काम करेगा पर उसकी स्पीड उतनी नहीं है कि वो इतने सारे लोगों को एक ही दिन में मिल ले। सपोज मान लो कि आपको 1000 डेटा कलेक्ट करना है तो 1000 लोगों को, और आपका टाइम लिमिट भी है। मैंने जैसे बताया कि डेटा का डायरेक्ट रिलेशन आपके टाइम के साथ है। इन्फॉर्मेशन तब तक कोई वैल्यू नहीं रखता जब तक वो टाइम पे नहीं मिले, है ना। सो अगर सपोज मान लो उसको आपने 1000 लोगों को दिया है कि इतने लोगों का सर्वे करके लेके आना, उसकी कैपेसिटी एक दिन की मुश्किल से 20 लोगों को मिलने की है। वो 20 लोगों को मिलेगा तो मतलब जब तक ये पूरा सर्वे खत्म करेगा आपका 50 दिन खत्म हो गया होगा। एंड आफ्टर 50 डेज इट कुड बी पॉसिबल कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो अगर आपको वो डेटा कलेक्ट करना है टाइम के ऊपर तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एन्यूमरेटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना। और जैसे आप एन्यूमरेटर्स बढ़ाते हो तो सिर्फ एन्यूमरेटर्स नहीं बढ़ते, साथ साथ में आपका एक्सपेंस भी बढ़ता है। एन्यूमरेटर्स के पीछे जनरली 2 मेन टाइप ऑफ एक्सपेंस होते हैं। द फर्स्ट वन इज द ट्रेनिंग एंड द सेकंड वन इज हिज सैलरी। तो ट्रेनिंग भी देनी है उसको, उसके बाद उसकी सैलरी भी देनी है, तो यहाँ पे आपका खर्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आपको लार्ज एरिया के अंदर इस मेथड के थ्रू अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपका एक्सपेंस एंड टाइम ये दोनों ही क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मोर द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू गेट ऑनेस्ट, एंथुसियास्टिक, एफिशिएंट एंड पोलाइट एन्यूमरेटर्स। Some enumerators fill up the questionnaire by guess. The reliability of information therefore suffers. स्टूडेंट्स, क्लास के अंदर जितने भी हम लोग एक क्लास के अंदर देखें तो सारे बच्चे होते हैं वो सारे के एक ही तरीके के होते हैं? नहीं, उनके अंदर ऑनेस्टी सबकी अलग होती है, इंटरजिस्टिक सबका अलग होता है। सो ये पॉसिबल नहीं है कि 50 के क्लास के अंदर भी जब ये पॉसिबल नहीं है तो जब आप लोग एक स्ट्रेंथ के अंदर जब एन्यूमरेटर्स के कंपेयर करते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है कि सारे एन्यूमरेटर्स एक तरीके की हो। और कई बार मोस्टली हमने देखा है कि कुछ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन मेथड के अंदर आपको सिर्फ करना क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर टिक करना होता है या तो येस नो में आंसर देना होता है। तो ये काम किसने किया उसको वेरीफाई कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। तो वो सच में उस पर्सन के पास से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लेके आए या अपने गेस पे उसने टिक कर दिया, ये आप लोग वेरीफाई कर पाओगे नहीं। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। ये कब हो सकता है, जब आपके पास ऑनेस्ट, एंथुसियास्टिक एंड एफिशिएंट एन्यूमरेटर्स हो, जो हर वक्त पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, okay, then next, the information is also affected by personal likes and dislikes of the enumerators. स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन का पूछने का टोन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब एन्यूमरेटर्स पर्टिकुलर किसी लाइक या डिसलाइक को लेके चलता है ना तो उसका क्वेश्चन पूछने का टोन पूरा चेंज हो जाता है। एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, किसी पार्टी की तरफ यहाँ वहाँ नहीं है, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल है कि सपोज मान लो कि कोई एक ऐसा पर्सन कि जो कांग्रेस जो पार्टी है उसके ऊपर ज़्यादा बिलीव करती है कंपेयर टू बीजेपी,
तो वो उसको अगर क्वेश्चन पूछना है, ये उसको सिर्फ ये बोला है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि लोग क्या सोच रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन एक्चुअली इसको पूछना ये था कि आप लोग कौन सी गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश हो, या फिर आपको बीजेपी गवर्नमेंट कैसी लग रही है, ये क्वेश्चन अगर उसको पूछना था। अगर उसका पूछने का जो टोन है वो चेंज हो जाएगा तो वहाँ पे आप लोगों को नेगेटिव रिप्लाई आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ? यहाँ पे वो डायरेक्ट कहाँ पे इफेक्ट करता है, आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया ना वो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, वो एक ऐसे पर्सन की खुद की लाइक्स और डिसलाइक के ऊपर डिपेंड होगा जिसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया हुआ है। तो अब वो आपके पास ज़रूरी नहीं कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो राइट हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आपको जो मिलता है वो बायस्ड वाला होता है। सो if your animators are biased on some side, in that case the information you collect is not proper, or you cannot use that information for taking any decision. Okay, then the next one is the efficiency and tactfulness of animators vary from person to person, hence the uniformity of the information cannot be maintained. स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि क्लास में 50 बच्चे की एक जैसी कैपेसिटी नहीं है, सबकी एफिशिएंसी अलग है, सबका जो टैक्टफुलनेस है वो अलग है, सब लोग अलग तरीके से सोचते हैं, सबको लोगों के पास इन्फॉर्मेशन निकालने की स्किल अलग है। तो फिर जब अलग अलग एनिमेटर्स, अलग अलग स्किल वाले एनिमेटर्स जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आते हैं वो यूनिफॉर्म होगा, वो कैसे मान सकते हैं हम लोग? वो भी अलग अलग हो ही सकता है, ठीक है, बट हम लोग उसके अंदर कोई डिफ्रेंशिएट करते नहीं है जो एक्चुअली होता है प्रैक्टिकली। ठीक है, तो वो एक लिमिटेशन हो जाती है इस मेथड की। Then the time of contacting the respondent is to be adjusted to suit his convenience, hence the work is delay. तो यहाँ पे आपको तो हर एक पर्सन को जाके मिलना है एनिमेटर्स को, है ना। सपोज मान लो कि एक पर्सन एक दिन के अंदर उसको 50 लोगों को मिलना है, सो वो कॉल करके ही जाएगा, बट ऑब्वियस है तो वो उसके लिए पहले उसको टाइम लेना पड़ेगा उसका कौन से टाइम पे वो अवेलेबल है। सपोज़ ये 50 में से अगर प्रैक्टिकली भी देखें ना तो मोर देन 40% ऐसे होंगे जो उसके आफ्टर वर्किंग आवर्स के बाद ही मिलने के लिए आपके साथ रेडी होंगे, है ना। तो अब ये वर्किंग आवर्स आपके ख़त्म होते हैं शाम को 6 और 7 o'clock, तो उसके बाद बचते कितने आपके पास टाइम? बहुत ही कम। तो उसके अंदर आप लोग कितने लोगों को मिल पाओगे? 40+ से मिलना पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको हर रोज़ थोड़े थोड़े डिवाइड कर देने पड़ेंगे, मतलब कि जो काम एक दिन में हो जाना चाहिए वो आप लोगों को करते करते शायद 8 या 9 दिन हो जाए। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपका जो टाइम है वो डिले होता जाता है। ठीक है, द लास्ट वन इज टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ एन्यूमेटर्स, इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड, है ना। पहले तो एन्यूमेटर्स रखो, और एन्यूमेटर्स सही तरीके से काम कर रहे कि नहीं कर रहे उसके लिए क्या रखो, एक और इंस्पेक्टर। तो जब इंस्पेक्टर रखा है तो उसके पीछे का खर्चा भी होगा, बट ऑब्वियस है ना। सो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस मेथड के अंदर हमने देखा कि एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज सेशंस। ओके, इन अवर नेक्स्ट सेशन इट कुड बी अवर लास्ट सेशंस, एंड in last sessions we will going to understand how we can get the secondary data. Okay, so thank you very much. Please, if you are in Surat, stay safe at your home. Thank you.